नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार में चुनाव है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। आपने उनका भाषण सुना। चलिए अब ताल ठोक कर पे लौटते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के साथ ही तमाम जानकारों से लेकर सियासी दलों के प्रवक्ताओं तक ने बयान देना भी शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में व्याख्या भी शुरू हो गई है। हालांकि इसके आसार पहले से ही थे और ठीक वो भी वैसा ही रहा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर दिए गए फैसले का सवाल है तो कोर्ट ने फैसला देते हुए कानून को रोका तो नहीं है, लेकिन सरकार को टोका जरूर है। चीजों को संतुलित करने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में इन बदलावों को और उसके असर को समझने की जरूरत है। साथ ही इसके बाद जो सवाल हैं उनका जवाब भी आज हम तलाशेंगे और लेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान होने के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किसी प्रॉपर्टी को वक्फ करने की क्या शर्तें हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख प्रावधान जिसे लेकर वक्फ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठनों को ऐतराज था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता, इस पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। हम आपको डिबेट के दौरान इन तमाम सवालों का बेहद आसान भाषा में जवाब देने की कोशिश करेंगे और आज हम इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर पूछेंगे सवाल भी। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए। वक्फ की ज़मीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना ज़रूरी है। ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपने पैनलिस्ट से। आज हमारे साथ जो गणमान्य मेहमान डिबेट का हिस्सा रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे आज की इस डिबेट में। शुभ्रांशु राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ फैज खान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आज की इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे, जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। इस्लामिक स्कॉलर नाजिम खान यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और मुमताज़ आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि वक्फ कानून को पूरी तरह से रोका नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि अभी सरकार को टोका ज़रूर गया है। इसे मुस्लिम पक्ष अपनी जीत बता रहा है। आप मानते हैं कि इसमें संशोधन की जरूरत या इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर के कुछ बदलाव करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार ने इस पर होमवर्क ठीक से नहीं किया था? आरपी सिंह साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल विजय शंकर तिवारी आपसे मैं पूछना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आरपी सिंह साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल विजय शंकर तिवारी आपसे मैं पूछना चाहूंगा। अभी नहीं, उनके पास तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या इस तकनीकी खामी को दूर कराते हैं। फैज खान साहब, जिस तरीके से ये जश्न मन रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से और कहा गया, अभी मैं रिपोर्ट में देख भी रहा था और कई रिएक्शंस मिले हैं कि वक्फ बाय यूजर पर जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने जो प्रश्न किया सीधा उस प्रश्न पे आऊंगा। वक्फ बाय यूजर के मैटर को लेकर स्टे लगा है और ओवैसी साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही, ये अंतरिम आदेश आया है, फाइनल आदेश नहीं आया और उस पर स्टे लगा हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो अभी डिसीजन आया, भले अंतरिम आदेश हो, बड़ा बैलेंस है। मुस्लिम पक्ष
खुशियां भी मना रहा है कि भाई एक अच्छा डिसीजन आया है। इससे एक बात बहुत अच्छी है निकल कर आई है, जो बार बार मोदी जी पर आरोप लगता था कि सब कुछ हैक कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी, ईवीएम भी, चुनाव आयोग भी, ईडी भी, तो पता चला कि ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपना निर्णय दे रही हैं। और आप देखेंगे कि इसमें यह बात भी रखी गई है कि जो 5 साल वाली बात थी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की, उसमें भी थोड़ा सा रियायत की बात कही गई और यह कहा गया है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नियम ना बना ले तब तक इस चीज को लागू नहीं किया जाएगा। कलेक्टर के अधिकार को भी उसमें थोड़ा सा कम किया गया है। और एक चीज मैंने अच्छी देखी कि हम जो राष्ट्रवादी मुसलमान मांग कर रहे थे कि यदि कोई 2 गैर मुस्लिम सदस्य आते हैं तो इसमें और अधिक पारदर्शिता आएगी और जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं वो ज्यादा पुख्ता होगी। वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल जो है वो मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड का जो मेंबर गैर मुस्लिम बन जाएगा वो जाके नमाज पढ़ाने लग जाएगा या फिर धार्मिक क्रियाएं कराने लग जाएगा, नहीं, ये मैनेजमेंट का विषय है और उनको रखा गया है। इस बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी करते हैं और हमें चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष भी इसका स्वागत करे। और एक अच्छी बात और कही गई कि भाई ये कोशिश करें कि वक्फ बोर्ड का जो सीईओ हो वो मुस्लिम हो, इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए, पर गैर मुस्लिम भी हो तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से बहुत बैलेंस ये डिसीजन आया और डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। भारत में लोकतंत्र सुरक्षित था, लोकतंत्र सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और हम भी इस बात की मांग करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट अविलंब इस पर फाइनल डिसीजन दे दे और ये कानून बन जाए। ठीक है, तारिक खान साहब के कुछ भाव चेहरे के ऐसे हैं जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि ये फैज खान साहब क्या बोले जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैज खान साहब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, इस अंतरिम आदेश का स्वागत कर रहे हैं। तारिक खान साहब, आप भी स्वागत करते हैं क्या? जिस तरीके से फैज खान ने स्पष्ट किया है कि क्या कुछ कहा गया है, स्टे दिया है, वो जीत नहीं है। पूरी राइट विंगर लॉबी जब ये कानून बना तो कह रही थी इसके सारे प्राविधान सही हैं। अब आप समझिए बात को, अब कहने लगे नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जजमेंट दिया। तो ये बातें तो सरकार भी जानती थी। जब विपक्षी दल और तमाम मुस्लिम दायरे कह रहे थे कि भैया ऐसा कर लो, डीएम को एब्सोल्यूट पावर मत दो, तब आप कह रहे थे नहीं, कोई डिस्प्यूट होगा तो डीएम तुरंत निर्णय करेगा कि क्या किसकी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने अपने हितों की रक्षा की, आपको पता है, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का फर्क समझिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के फर्क को डिफाइन किया कोर्ट। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने खुद को संरक्षित किया है कि भैया ऐसा है डीएम साहब, निर्णय हम लेंगे अगर कोई डिस्प्यूट आएगा। तो सबसे पहले आपने कहा कि हर जमीन रजिस्टर, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं ना आपको कि ट्रिब्यूनल लेगा या सुप्रीम कोर्ट लेगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। डीएम पर आपत्ति थी क्योंकि कई बार इस तरीके की भी आवाज उठती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार ऑपरेट करती है, तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना। राइट विंगर ने एक बहुत बुलंद आवाज की कि ट्रिब्यूनल की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई डिस्प्यूट होगा तो ट्रिब्यूनल जाएगा। मतलब राइट विंगर्स की इस डिमांड को भी खारिज किया गया कि ट्रिब्यूनल की क्या जरूरत है, स्पेशल कोर्ट की क्या जरूरत है। स्वतंत्र है ना ये सिविल ईडी, चुनाव आयोग स्वतंत्र है ना, ये बताओ भाई, ये तो पता चल गया ना। आप पहले आप सुन लीजिए मेरी बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि तमाम बातें जो राइट विंगर्स की थी उसको काट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है, और सरकार के मुंह पर भी ये तमाचा है। क्यों है? क्योंकि इतने दिनों से विपक्षी दल, सारे ही दायरे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब लोग यही कह रहे थे और आज ये हमारी भाषा बोलने लगे। क्यों? क्योंकि तमाचा पड़ा तो पलट के हमारी तरफ आ गए। अरे भाई आप विरोधी हैं, आप कह रहे थे सारे प्राविधान सही है, आज आप कहने लगे बड़ा अच्छा जजमेंट। आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा दिया है। तारिक भाई ये मतलब बिल्कुल दिया। या तो सुप्रीम कोर्ट डीएम को एब्सोल्यूट पावर देती, नहीं दिया है तमाचा, नहीं दिया है तमाचा, यही सबसे बड़ा मामला था। अंतरिम आदेश है, अभी ओवैसी जी ने कहा है और यह भी सत्य है, अभी फाइनल डिसीजन आएगा, फिर रोते मत बैठना। एक अभी अच्छी चीज आपके सामने आ गई है तो तमाचा है, राइट विंगर हार गए हैं। अरे भाई मजबूत लोकतंत्र, भारत में शक्ति पृथक्करण है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक न्यायपालिका है और वो स्वतंत्र है, ये बात सिद्ध हो गई ना। इसमें तो आप खुश हो जाइए। तारिक भाई को बोलने दीजिए। तारिक भाई, यूपी में 5000 से ज्यादा सरकार से डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के। सरकार को रिप्रेजेंट डीएम ही कर रहा है। देखिए यही बात कोर्ट ने संज्ञान ली कि डीएम अपने खिलाफ क्यों फैसला देगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो डिस्प्यूट होगा उसका निर्णय कोर्ट करेगा। बहुत अच्छी, यही तो लड़ाई थी असल, क्योंकि वक्फ का यूजर नहीं है तो डीएम के पास गया मामला, रजिस्टर्ड नहीं है तो डीएम के पास गया। अब डीएम के पास नहीं जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, जैसे पहले हो रहा था भाई। तो कुल मिलाकर जो आपकी डिमांड थी
वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने कानून बनाया था उस कानून के कई प्राविधानों को रोक दिया है। अब इसको आप भी जीत माने तो बीजेपी को मुबारक हो ऐसी जीत। आप बार बार कानून बनाइए और सुप्रीम कोर्ट पलट के वापस मैं बीजेपी के पास आपको मुबारकबाद ऐसी जीत। ठीक है, ठीक है तारिक भाई, मैं लौटता हूं। आरपी सिंह साहब इस अंतरिम आदेश को और इस स्टे को तमाचा बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान। तो मतलब ये तो सवाल उठ रहा है कि इसका मतलब सरकार का होमवर्क पूरा नहीं था कानून बनाने को लेकर के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई मसलों पर स्टे लगाया है और अंतरिम आदेश के तौर पर कई चीजों में बदलाव करने की बात कही है। अनुराग भाई, अगर समाजवादी पार्टी वाले जो हमारे मित्र हैं अगर इससे खुश हो रहे हैं तो उनको बधाई हो, और अपेक्षा करते हैं कि जब इसका पूरा फैसला आएगा तब भी इसी प्रकार से ढोल पीटेंगे अच्छी तरह कि नहीं नहीं बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आपको क्या पता अंतिम फैसला क्या आएगा आरपी सिंह साहब? मैंने नहीं, आपको कैसे पता अंतिम फैसला क्या आएगा? हमें तो इस फैसले का देखिए वही वाली बात आ गई। मैं बात पूरी कर लूं, मैं टोका नहीं। अच्छा सुन लीजिए अनुराग भाई, आरपी सिंह बोलिए। ये जिस ट्रिब्यूनल की बात को लेकर उसमें न्यायिक समीक्षा में रहेगा वो मामला, वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हुआ, और इस पे भी सरकार कंटेस्ट कर सकती है, ऐसा नहीं सरकार कंटेस्ट नहीं कर सकती। परंतु क्या मामला ऐसा है जिसमें को जो पार्लियामेंट ने फैसला लिया उसके उल्ट जाकर फैसला हो? एक बता दीजिए मेरे को, एक सिर्फ कि डीएमके से ऊपर चलकर ट्रिब्यूनल पे या कोर्ट में जाने के अलावा, पर वो भी समीक्षा के अंदर है, वक्त बाय यूजर रहेगा। अब वहां पर जो नियुक्ति हैं वो नॉन मुस्लिम्स की रहेंगी, वो 2 की बढ़कर 3 हो गई। अब पहले 2 का था प्रावधान, अब 3 का प्रावधान हो गया। तो कहां पर कई सेंटर में 4 और मूल हाँ सेंटर और मूल जो भावना है वो मूल भावना पकड़े कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका उपयोग गरीब मुसलमान के लिए, गरीब बहन के लिए, गरीब बच्चों के लिए हो। वो बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी के शार्क बैठे हैं, जो बड़े बड़ी वेल मछलियां बैठी हैं, उनके लिए ना हो, ताकि वे उन प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से उपयोग ना करें। और बाकी मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं एक एक सेक्शन पढ़ने को तैयार हूं। सेक्शन 3(1), 3R, सेक्शन 3R(1), सेक्शन 3C(1), एक एक सेक्शन को मुझसे चर्चा करी, मैं एक एक सेक्शन को जानकारी दे दूंगा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को बिल्कुल ठीक उपयुक्त ठहराया है, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो खुशी नहीं, लेकिन आरपी सिंह साहब कांग्रेस ने हमला बोला है। पवन खेड़ा साहब का बयान है कि जब बिना चर्चा के इस तरीके के कानून बनाए जाते हैं तो देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। मैं पूछ तो रहा हूं, पवन खेड़ा साहब को तो कुछ दिक्कत है, मैं बोलना नहीं चाहता टीवी पे, परंतु मैं जो मूल बात पूछ रहा हूं कहां पे है? एक सिर्फ डीएम से बढ़कर वो ट्रिब्यूनल और कोर्ट तक जाएगा, वो उसके अलावा बाकी बता दीजिए कहां पर है? कोई एक चीज बदली हो जो सरकार ने जो फैसला लिया, पार्लियामेंट फैसला लिया। और ये जो पवन खेड़ा कल तक तो सुप्रीम कोर्ट का उपहास उड़ाती थी उनके नेता कि मेरे भाई पे प्रश्न कैसे उठा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट कौन होता है कि मेरे भाई की राष्ट्रवाद के ऊपर प्रश्न उठाने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना, ये क्या है कि माई वे या हाईवे वाली पार्टीज हैं। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, ये अभी इंटरिम फैसला है, जब पूरा फैसला आएगा उसका भी हम सर्वमान्य करेंगे। परंतु सरकार को अधिकार है अपनी बात रखने का, और सरकार अभी अपनी बात आगे रखेगी। और मैं एक एक मुद्दे पे डिबेट करने को तैयार हूं, जो इनमें से कोई करना चाहे। मैं आता हूं सर, एक एक मुद्दे पर आज आप ही के पास आना पड़ेगा, हम आते रहेंगे। शुभ्रांश राय जी, सवाल यह है कि चर्चा किसने नहीं की? क्या बाकी पार्टियों से चर्चा नहीं की गई? क्या वेबसाइट पर सुझाव नहीं मंगाए गए वक्फ कानून को लेकर के कि क्या बदलाव होना चाहिए? इसको लेकर के तमाम आमंत्रण दिए गए। आप कैसे कह सकते हैं, आपकी पार्टी कैसे कह सकती है कि बिना चर्चा के कानून बना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। मैं आपकी बात पे थोड़ा 30 सेकंड बाद आऊंगा, उससे पहले मैं आरपी सिंह जी की एक बात का जवाब भूमिका बना लेंगे। हाँ, आरपी सिंह जी, वही कांग्रेस पार्टी है जो आजादी से पहले भी भारत के साथ खड़ी थी और आजादी के बाद भी भारत के साथ खड़ी है। ये वो कांग्रेस पार्टी भाजपा वाली नहीं है कि कल तक टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, लेकिन जब व्यापार की बात आई, पैसे की बात आई तो 140 कहां जा रहे हैं आप शुभ्रांश जी? सम्मान को ठेका पहुंचाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला। बेटी कहीं और चले जाएगी।
ठीक है, तो आपका चरित्र देश के सामने जग जाहिर है। तो जरा चरित्र के बारे में मेरे से भी सुन लीजिएगा एक बार। 2 पॉइंट देकर उसे फाइनल में भेज देते वो ठीक था। नहीं, 1 मिनट, 2 पॉइंट देकर के फाइनल में भेज देते वो ठीक था। एशियाड में कोई टीम अगर आपसे टकराएगी तो क्या कहेंगे गोल्ड मेडल के लिए कि गोल्ड दे दो, हम नहीं खेलेंगे? कमाल कर रहे हैं आप। खेलों को राजनीति से दूर रखिए सर, खेलों को राजनीति से दूर रखिए, मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए सर। अनुराग मुस्कान पहलगाम में अगर आपके परिवार का कोई होता तो आपको 2 पॉइंट पता। मेरे ही परिवार के थे वो पहलगाम वाले सर। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि आप उन्हें अपने परिवार का नहीं मान रहे। वो मेरे ही परिवार के थे सर, वो सभी मेरे परिवार के थे। और टीम इंडिया ने जीत भी उन्हीं को समर्पित की है, टीम इंडिया ने जीत भी उन्हीं को समर्पित की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस मुद्दे पर डिबेट नहीं है सर। अब इस मुद्दे पर अगर डिबेट करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, लेकिन आज के मुद्दे पर आ जाइए, कृपा करिए। आप तो इनसे पूछिए 26/11 के बाद कितनी बार उन्होंने क्रिकेट खेला उनके साथ, पाकिस्तान के साथ। रुक जाइए। हमने समझ लिया कांग्रेस को कि व्यापार कांग्रेस के बनने के 12 साल पहले 60 सिखों ने अपनी तोप के गोले के आगे खड़े होकर जान दी थी। एक कांग्रेस का आदमी बता दो जिसने कभी कोई जान गंवाई हो। नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक आदमी करा दो कांग्रेस का जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। व्यापार कोई एक बता दो जिसने काले पानी की सजा भुगती हो। ठीक है, एक आदमी कांग्रेस का। मोदी कहते हैं व्यापार अरे भाई आज के मुद्दे फिर मेरे को दोनों को ही डाउन करना पड़ेगा। नहीं, शुभ्रांश राय आप आज के मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं सर। आप 5 मिनट हो गए, आप आज के मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। आज के मुद्दे पर आ जाइए सर। नहीं अनुराग, बीच में आपने ही तो, मैंने आपको सिर्फ 30 सेकंड बोला, आप अपनी बात उसमें लेकर घुस गए। भाई नरेंद्र मोदी जी की करदानी देश जान गया ना कि व्यापार उनके खून में है। ठीक है, चलिए जान गया, ठीक है जान गया। अब आ जाइए। इंपॉर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, अंतरिम आदेश दिया है, उसका कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष स्वागत करता है। क्योंकि जो जेपीसी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अंदर विपक्ष ने अपने डिसेंट नोट दिया था। उसी डिसेंट नोट को नरेंद्र मोदी सरकार ने इग्नोर कर दिया। अब आपके जो सबसे पहले किसी सज्जन ने जिक्र किया, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा सुधार किया, ये थोड़ा थोड़ा सुधार ही डिसेंट नोट था। आपने जो एक्सट्रीम ताकत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रखी थी, उस पे अंकुश लगाना ही वो थोड़ा सा सुधार था। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझिए। और नरेंद्र मोदी सरकार और संघ का वक्फ संशोधन बिल के साथ एजेंडा क्या था? उनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा था कि मतदाता अधिकार को हम भड़का के रखें, इस देश को हिंदू मुसलमान बना के रखें, चर्चा के केंद्र बिंदु को लंबा खींचे ताकि और मुद्दों पे बात ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, पहले ट्रिब्यूनल फिर कोर्ट। और नरेंद्र मोदी सरकार और संघ की इसके पीछे मंशा भी यही थी कि अगर हिंदू मुसलमान या इस देश का मतदाता अधिकार समाज इस तरह के उलझनों में उलझा रहेगा तो ये नहीं जान पाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 1 रुपए के रेट में अपने मित्र को 1045 एकड़ की जमीन दे दी। तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी अभी वो 1 रुपए का ही जिक्र कर रहे थे पूर्णिया में। सुनिए शुभ्रांश जी, अभी वो 1 रुपए का ही जिक्र कर रहे थे कि 85 पैसा 15 पैसा पहुंचता था विकास कार्यों के लिए, 85 पैसा मार लिया जाता था। 1 रुपए का ही जिक्र कर रहे थे अभी पूर्णिया में। हमने डिबेट शुरू करने से पहले उनका भाषण सुनाया। अनुराग, हाँ कोई अनुराग, तुरंत मैं अपनी बात बोल लूं, फिर उसके बाद आप 85 पैसे 15 पैसे या नहीं, आपने 1 रुपए का जिक्र किया ना तो मेरे को याद आ गया उनका भाषण। उन्होंने अरे भाई, तो आपका काम है याद करना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे आरपी सिंह जी हैं, थोड़ा सही सुनने तो दीजिए देश को। हाँ। नरेंद्र मोदी जी का पहला उद्देश्य है व्यापार, व्यापार प्रथम। बाकी फर्जी राष्ट्रवाद जो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने पहन रखा था, कल वो हिंदुस्तान के सामने जग जाहिर हो गया। और आज दोबारा हुआ क्योंकि संघ ने और भाजपा ने जो हिंदुस्तान के मतदाताओं को उलझा के रखने का। अच्छा, आप फिर कल का जिक्र कर रहे हैं। मैं शुभ्रांश जी आपसे एक सवाल पूछता हूं। शुभ्रांश जी एक सवाल पूछता हूं, एशियाड में अगर भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें इत्तेफाक से सामने आ जाएं फाइनल में तो क्या करना चाहिए? गोल्ड मेडल दे देना चाहिए पाकिस्तान को, ये कहते हुए कि हम नहीं खेलेंगे? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं होगी? तो सर कमाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल दे देना चाहिए, बिल्कुल बहुत दे देना बढ़िया चाहिए जी। सेक्शन 3R मलकाना हक की जरूरत किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति का स्वाभिमत होना जरूरी है। अदालत ने इसको उचित माना।
सेक्शन 3R1 वक्फ बाय यूजर, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कि कई बार इस पे गलत प्रयोग होता है, इसलिए वक्फ बाय यूजर पर रोक जारी रहेगी। मैं इसलिए क्योंकि मुद्दे पे बात करनी चाहिए, अगर मैं उनके मुद्दे पे बात करूं तो मुझसे एक ही बात पूछनी है अनुराग, मुझसे पूछो कांग्रेस के किस नेता ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी? कांग्रेस के नेता ने एक नहीं गिना पाएंगे। कांग्रेस के बनने से 12 साल पहले, कांग्रेस बनी 1885 में, 1813 साल पहले 1872 17 जनवरी को 60 सिखों को तोप के गोले से उड़ाया था अंग्रेजों ने, तोप के गोले से। इनमें से बता दीजिए कौन सा नेता था पंडित नेहरू से लेकर कोई और जो तोप के गोले के आगे जाकर खड़ा भी जाता? उसमें एक सिख छोटे कद का था, उसने कहा कोई बात नहीं, एक पत्थर घसीट कर लेकर आया, बोला मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हूं, चलो तोप का गोला। कौन कांग्रेस का नेता उसमें जाकर खड़ा होता वहां पर? ये कहानी गाने को आगे इनमें से पूछे कौन व्यक्ति है इनमें से जिसने काले पानी की सजा काटी? 90% से अधिक सिखों ने काले पानी की सजा काटी है देश के अंदर। आरपी सिंह जी, संघ का इतिहास देश के सामने। अरे अपने कांग्रेस के इतिहास की बात करो, आप संघ के छोड़ो। कांग्रेस का इतिहास शुभ्रांश राय नहीं बता पाएंगे, वो जी न्यूज का हवाला देकर के ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया तो शुभ्रांश राय जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आसिम मुनीर के पेट में दर्द होना चाहिए, शहबाज शरीफ के पेट में दर्द होना चाहिए। दिल्ली पर कब्जा थोड़ा ही हुआ था, इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ था। अव्वल तो जी न्यूज पर वो ये दिखा नहीं सकते कि जी न्यूज पर कोई टीवी पर खबर चली हो कि इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर हुआ भी तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो आप देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे देने चाहिए थे, अब आपको इस्लामाबाद पर कब्जे से भी दिक्कत हो रही है। शुभ्रांश राय एक्सपोज हो गए, आप शुभ्रांश राय एक्सपोज हो गए, आप हंसी में आपको लगा बड़ा भारी तथ्य रख रहे हैं। व्हाट्सएप ज्ञान ने फंसा दिया सर आपको, व्हाट्सएप ज्ञान ने एक्सपोज कर दिया शुभ्रांश राय। इस्लामाबाद पर कब्जे से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, इस्लामाबाद पर कब्जे की खबर से कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रहा है। अब ये देखिए, आसिम मुनीर को तकलीफ होनी चाहिए, शहबाज शरीफ को तकलीफ होनी चाहिए, पर तकलीफ किसे हो रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय को। अब बताइए ये तो आप खुद ही एक्सपोज हो गए। इसे सेल्फ गोल कहते हैं सर, सेल्फ गोल कहते हैं। सीडीएस ने कहा कि जी न्यूज की फेक खबर ने हमारा आधा समय बर्बाद किया। चलिए अब मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। सुनिए जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं बहुत स्पष्टीकरण उनसे ले लेता हूं। जब पाल साहब, यहां कांग्रेस साफ तौर पर कह रही कि बिना चर्चा के जब कानून बनाएगी सरकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो दखल देना ही पड़ेगा। ये बिना चर्चा की बात कांग्रेस क्यों कह रही है? कि इस कानून में जहां तक चर्चा की बात है, अगर आपके ऑन एयर ये कहा जा रहा हो कि बिना चर्चा के, पूरा देश इस बात का साक्षी है कि ये पहला कानून होगा कि जिसमें लोकसभा में करीब 14 घंटे और राज्यसभा में 15 घंटे चर्चा हुई। सरकार चाहती तो बहुमत था, वो बिना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर के द्वारा सपोर्ट किए हुए इसको दस्तखत चाहती, पास करा लेती, क्योंकि दोनों सदनों में बहुमत है। लेकिन खुद सरकार ने किया, आपको याद होगा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि साहब हम इस पे चाहते हैं देश के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत होता है, सभी दलों के सांसदों के साथ इस पे पहले चर्चा हो जाए, इसलिए हम इसको चाहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाए। 6 महीने में 36 बैठक हुई, 11 दिन से शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक बैठक होती थी पूरे दिन, और देश का स्टेक होल्डर नहीं है, चाहे कोई किसी राज्य का वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फर्स्ट जितने या आपका मेरे का हो या सब लोगों को मुझे लगता है ऐसा शायद कार में किसी कानून इतना स्टेक होल्डर इतना तस्वीर नहीं किया। आज कहना ये कि कांग्रेस इनके भी लोग खड़े हुए थे, तमाम लोग इस कानून पे रोक लगाने की मांग किया था जी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे उस कानून की वैधता की, इससे साफ है जो लोकतंत्र में लोकसभा राज्यसभा विधायिका का अधिकार है उसकी बनाए हुए संवैधानिक पे मुहर लगाने का काम किया। केवल 3
प्रोविजन दोनों लोग हैं, ठीक है। जिसमें भी 3 जगदम्बिका पाल जी, आपकी आवाज मुझे ठीक ढंग से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है, बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने इतना स्पष्ट कर दिया है कि सभी से मशवरा करने के बाद इसे कानून का रूप दिया गया था, सभी से राय मशवरा भी मंगाया गया था। अब आ जाते हैं एक बार फिर शुभ्रांश राय पर। सीडीएस का हवाला दे रहे थे शुभ्रांश राय जी, आप पाल साहब आ गए इसलिए मुझे आपको काटना पड़ा। क्या कह रहे थे आप सीडीएस के हवाले से? मतलब क्या झूठ बोल रहे थे आप? मैं चाहूंगा एक बार दोहरा दें अपना झूठ एक बार आप। फंस गए शुभ्रांश साहब, फंस नहीं, गए। ये झूठ बोलने का काम अनुराग मुस्कान कर सकते हैं। या अगर आप ये साबित कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, उसी पल इस्तीफा दे दूंगा। शुभ्रांश राय, उसी पल इस्तीफा दे दूंगा। और मैं ये साबित कर सकता हूं कि जो आपने सीडीएस के हवाले से कहा है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा ही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप दोहराइए जिससे देश को बता सकें कि क्या है कांग्रेस का नजरिया इस मामले में। बोलिए, क्या कहा था आपने सीडीएस के बारे में? पहले मैं अपनी बात हाँ बिल्कुल, मैं पहले अपनी बात रख लेता हूं, फिर अब आपके इस्तीफा देने से मुझे कोई खुशी नहीं होनी है। नहीं, खुशी नहीं, मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है सर। आप मुझ पे झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, मुझे मालूम है आप ये साबित नहीं कर पाएंगे, आप ये साबित नहीं कर पाएंगे। हिट एंड रन कांग्रेस की पॉलिसी मुझे पता है सर। हिट एंड रन, चौकीदार चोर है, हिट एंड रन, ये सब। और एक लंबी फहरिस्त है सर, गब्बर सिंह टैक्स, हिट एंड रन। नहीं रुकिए, मैं सब जानता हूं सर, एक मिनट, मैं तो इतिहास जानता हूं। मेरी सुनिए, आजकल आप सीडीएस के हवाले से क्या कह रहे थे वो बताइए। आपने 2 बार जिक्र किया, तीसरी बार बताइए क्या कह रहे थे सीडीएस के हवाले से। मैं तीसरी बार फिर से कह रहा हूं, बोलिए। मैं तीसरी बार फिर से कह रहा हूं और मैं अपने सेना को कोट कर रहा हूं कि साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया कि हमारे कुछ चैनलों ने झूठ और भ्रम फैलाया, और झूठ और भ्रम फैलाने वालों में इस्लामाबाद पे कब्जा कराने वाले चैनलों में सबसे ऊपर आपका नाम था, जी न्यूज। और झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। सरासर इस बात को साबित कर दीजिए, इस बात को साबित कीजिए कि सीडीएस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा झूठ। बिल्कुल, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं शुभ्रांश राय जी। हिट एंड रन की पॉलिसी है, हिट एंड वोट चोर गद्दी छोड़, हिट एंड रन की पॉलिसी है। आपने कह दिया वोट चोर, जन भावनाएं हमारे साथ हैं, एक जन आपके साथ नहीं है। आपके तो अपने इंडिया गठबंधन के लोग आपके साथ ठीक से नहीं खड़े हुए, आप उसको जन आंदोलन बता रहे हैं। ऐसे ही आप ये आरोप लगा रहे हैं। कम से कम सीडीएस को बख्श दीजिए सर। आपको तकलीफ हो रही है इस्लामाबाद पर कब्जे से, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सीडीएस को छोड़ दीजिए। उन्हें मिसकोट मत कीजिए, उन्हें मिसकोट मत कीजिए, उन्हें मिसकोट मत कीजिए सर। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, उन्हें मिसकोट मत कीजिए, आप उन्हें मिसकोट मत कीजिए सर। नहीं, ये आप मेरे लिए देश का सम्मान। नहीं, आरपी सिंह साहब, आखिर मजबूरी क्या है? आखिर मजबूरी क्या है कांग्रेस की? आखिर मजबूरी क्या है कांग्रेस की, बताइए आरपी सिंह साहब, क्या मजबूरी है? वो मुझे भी झूठा साबित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी झूठा साबित कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा हूं। नहीं, मजबूरी इनकी है कि इनको सोरस से फंडिंग होती है जी। इनको वो सब बोल रहे जो सोरस चाहेगा बोलने के लिए, जो सोरस का एजेंडा होगा वो ये बोलेंगे, नहीं तो अन्यथा कोई मतलब ही नहीं है। एकमात्र मामला है इनका कि इनको जो कहा जाता है, जो पढ़कर स्क्रिप्ट आ जाती है सोरस से, वो स्क्रिप्ट बोलनी होती है। इन्होंने वक्फ एक्ट पे एक भी चर्चा नहीं करी, वक्फ एक्ट पे बोलने की कोशिश भी नहीं करी आपने। अरे एक मिनट के ना, आपको रोका नहीं, आपने एक बार भी वक्त के ऊपर बात नहीं करी। आप जानकर एजेंडा खराब करने जाते हो। और ये बताइए 26/11 के बाद आपने कितने मैचेस रोके थे? 26/11 के बाद कितने मैचेस रोके थे आपने? ये मल्टीलैटरल मैचेस है, ये बायलैटरल मैच नहीं था। ये कोई भारत जाकर पाकिस्तान में नहीं खेला, ना पाकिस्तान की टीम आकर भारत में खेली। अच्छा चलिए, आप लोग मैच, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे पास समय की भी कमी है और मेरे पास 3 मेहमान अभी बचे हुए हैं, तो मैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, किसकी जीत किसकी हार? अंतरिम आदेश को क्या जीत और हार मानना सही है? विजय शंकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है कि विजय शंकर जी के साथ आज कोई तकनीकी खामी, एक बार फिर कोशिश करते हैं उनको करेक्ट करने की। मुमताज आलम रिजवी, अंतरिम आदेश है, इस पर यह कहना कि सरकार को तमाचा पड़ा है या फिर ये हमारी जीत हो गई है, वक्फ बाय यूजर पर हमारी जीत हुई है, ये क्या ये जल्दबाजी नहीं है क्या? मेरे को जीत से कोई गुरेज नहीं है, मैं भी ढोल बजाऊंगा, लेकिन क्या ये जल्दबाजी नहीं है? देखिए अनुराग भाई, सरकार जिस तरह से फैसले लेती है, बात सिर्फ वक्फ पर नहीं है अमेंडमेंट कानून की, बल्कि
3 कृषि कानून पर सरकार क्या मुंह की नहीं खाई, सरकार को वापस नहीं लेना पड़ा, ले लिया ना वापस, जीएसटी ले लिया ना। जीएसटी में इतनी तरमीम के बावजूद आज सरकार जो है वो बैकफायर, किसके आदेश पर लिया कानून? नहीं बैकफायर, 3 कानून सरकार ने किसके आदेश पर वापस लिए? नहीं, आदेश की बात नहीं है, लेकिन गलत सरकार ने लिए ना, गलत फैसला। नहीं एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस लिए? देखिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस लिए थे, यही बात कही जा रही है कि सरकार जो फैसले ले रही है वो चूंकि आवाम को सामने रख करके फैसले नहीं ले रही, बल्कि कारपोरेट को सामने पाल साहब हमारे साथ अभी जगदम्बिका पाल, सुनिए, अभी जगदम्बिका पाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने, अरे वो पैरोकार थे भैया, वो मुखिया थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, नहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ ड्रामा किया, अच्छा कमेटी बना करके, नहीं अभी आपने कहा मानी, कांग्रेस कह रही है चर्चा ही नहीं मानी गई, एक भी बात नहीं मानी गई, सिर्फ हाई लेवल का ड्रामा किया गया। और अगर बात सरकार मान लेती तो आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, जो स्टे लगा कुछ चीजों पे, कुछ जो अहम थे वो न लगता। जो आज बात सरकार के ताल्लुक से कही जा रही है, कोई नया सिस्टम बहाल होने से सर 5 साल, आप बताइए, अगर कोई ये तय करके ये बताए कि कैसे साबित करोगे कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और कौन नहीं, कैसे साबित करोगे? चलिए फैज साहब को बताइए, आप ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं, कैसे साबित करेंगे? कैसे करेंगे? एक कबूल किया है तो उसके 5 साल बाद तक जब की जाएंगी, बेवकूफी वाली बात नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगी। और यही चीज देखिए, जो डीएम को पावर जिस तरह से दी जा रही थी, ठीक है, रोकने और रद्द करने में रोक है शब्द, ये पूरा पढ़ के नहीं आते भैया भाई, अस्थायी रोक शब्द आया है, ठीक है, अस्थायी से, अरे अस्थायी से, अच्छा मैं अस्थायी भी आ जाए, अस्थायी भी आ जाए, अंतरिम है ये, अच्छा 3 गैर मुस्लिम स्वीकार है ना, अच्छा एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी से संपर्क हो गया, विजय शंकर तिवारी जी, ये स्टे को खारिज करने जैसा, रद्द करने जैसा मान करके जो खुशी मनाई जा रही है, स्टे को ये रोक को खारिज माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार के गाल पर तमाचा पड़ गया। ये जल्दबाजी नहीं है क्या विजय शंकर जी? देखो ये अंतरिम आदेश है, अंतरिम आदेश है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई वक्तव्य देना, कुछ बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात सुभ्रांश राय जी की बात करता हूँ। सुभ्रांश राय जी बार बार कह रहे थे आजकल हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आज हिंदू भी अपनी बात कर रहा है और मुस्लिम भी अपनी बात कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय हिंदू बात नहीं कर सकता था, हिंदू आगे नहीं बढ़ सकता था, केवल मुस्लिम की बात होती थी। और चाहे नेहरू जी का विषय हो, चाहे इंदिरा जी का विषय हो, चाहे राजीव जी का विषय हो, चाहे मनमोहन जी का विषय हो, सब जगह केवल मुस्लिम की बात होती थी, हिंदू की बात नहीं होती थी। और 2014 में ये जो चुनाव हुए उसके पहले कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड का बिल लाया था, जो एक ट्रिब्यूनल बनाया था जिसमें असीमित शक्तियां दे दी थी, आप जिस जमीन पर हाथ रखोगे वो वक्फ की हो जाएगी, ये सारा सवाल वहीं से तो उठा था, वहीं से तो सारी समस्या उठी थी। यानी तमिलनाडु हो, गुजरात हो, सरकारी जमीन हो, मंदिर की जमीन हो, किसी का अपनी जमीन हो, सब वक्फ बोर्ड में चली गई। ठीक है, मैं विजय शंकर तिवारी चाहूंगा, 2 बार आपके पास आया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया था, समय मेरे पास कम है। एक बार अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे समझ लेते हैं। अश्विनी दुबे जी, मैं चाहूंगा बड़े संक्षिप्त में आप समझा दें इस चीज को, जो लोग इसे जीत बता रहे हैं उन्हें जरा समझा दें कि जीत से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जश्न मनाने की जल्दबाजी है थोड़ी सी। कहां जश्न मनाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले से सभी पक्ष खुश हैं, दोनों पक्षों के लिए जीत ही जीत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो धारा 40 थी वो ड्रैकोनियन थी, जैसा अभी अनुराग भाई आपने कहा कि जहां हाथ रख दीजिए वो वक्फ की संपत्ति, उसको कोर्ट ने टच नहीं किया। कोर्ट ने कहा बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि 5 वर्षों तक जो इस्लाम का अनुयायी होने की बात है, तो जब तक नियम नहीं बनते तब तक के लिए उस पर रोक लगी है। नियम बनाती है अगर मान लीजिए सरकार, या नियम बनाती है अगर पार्लियामेंट, तो उसके बाद ये डिसाइड करना कि कौन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करता है, कौन इस्लाम को फॉलो करता है, ये आसान हो जाएगा। नामित अधिकारी जो डेसिग्नेटेड ऑफिसर, कलेक्टर की रिपोर्ट की बात, कलेक्टर की रिपोर्ट में कोर्ट ने कहा भाई जो जुडिशरी का काम है या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का काम है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि जब ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट के पास जब
ट्रैप जो अभी नया अमेंडमेंट है उसमें पावर मिल गई है, तो कलेक्टर का रोल यहां पर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड में और वक्फ ट्रिब्यूनल में जैसे पहले कोई सदस्य गैर मुस्लिम नहीं होता था, उन्होंने कहा 3 और 4 यानी ट्रिब्यूनल में समय की कमी। अश्विनी दुबे जी, नाजिम खान, इसका मतलब यह है कि फैसले को अपने हिसाब से समझ करके आप इसे सरकार के मुंह पे तमाचा बता रहे हैं। आप ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे कि देखिए सरकार का होमवर्क अगर ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट को कूदने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ अनुराग जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम हो। देखिए हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं। अब देखिए अभी अंतरिम फैसला जिस तरीके से अभी ओवैसी साहब ने भी बताया था, तो मैं ये कहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अंतरिम आदेश का स्वागत कर रहे हैं, अंतिम आदेश का भी स्वागत करेंगे ना। देखिए ये तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, हाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आएगा तो देखिए उसके बारे में हम लोग सब स्वीकार करेंगे। हाँ अब आगे की बात आती है सरकार की कठपुतली। हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप बात यहाँ पे आती है, ये देश संविधान से चलता, तो मुझे आज भी ये फक्र महसूस होता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अंतरिम फैसला है, तो इसका मैं सम्मान करता हूं। और जो लोग बार बार ये कहते थे कि वक्फ बोर्ड वाले जहां अपनी उंगली उठा देते हैं वहीं उनकी जमीन हो जाती है, तो कहां हुई भाई? आज तक हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। यही तो एक नैरेटिव था जो देश के अंदर चलाया जा रहा था। और दूसरी बात, अच्छा ठीक है, मेरे पास मैं बड़ा सुनना चाहता हूं, मैं आपका बड़ा फैन हूं नाजिम भाई, मैं आज आपको सुनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं शुभ्रांश राय, वो थोड़ी देर क्रिकेट मैच खेलते रहे, फिर इस्लामाबाद पर कब्जे का उनको तकलीफ हुई। उस चक्कर में क्या हुआ, मैं आपको, अश्विनी जी को और विजय शंकर तिवारी जी को पर्याप्त समय नहीं दे पाया। मुझे इस बात का बड़ा खेद है, लेकिन आज का समय खत्म होने का आदेश हो चुका है। दुर्भाग्य कि आज की डिबेट को यहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही थी, इस फैसले को लेकर के जो भ्रांतियां थी वो भी दूर हो रही थी। बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।